हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू इनहेल CO3। तो हमने डिस्कस किया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स ने कुछ एक्ट्स पास किए थे विच वर कॉल्ड एज रेगुलेटिंग एक्ट्स, राइट। तो पहला जो हम रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे दैट वाज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था ये हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट था जिससे हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करने की कोशिश की। एंड द प्लान वाज दैट आफ्टर एवरी 20 years, व्हाट वाज द प्लान? द प्लान वाज आफ्टर एवरी 20 years we will revise the terms and conditions of the charter. The plan was after every 20 years we will revise the terms and conditions of the charter or license given to the East India Company by the British government. तो उसके अकॉर्डिंगली 1773 में मेरा पहला एक्ट आया, तो 20 साल बाद यानी कि 1793 में मुझे दोबारा से इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस को रिवाइज करना था। इसकी टर्म्स ऑफ कंडीशंस को of the charter or license which was given to East India Company। तो 1793 में जो हम चार्टर लेके आए that was called as Charter Act of 1793। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हमें क्या कहता है? ये हमें बताता है कि इसने क्या किया। सबसे पहले इसने जो ट्रेड मोनोपोली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो ट्रेड मोनोपोली की, इसको एक्सटेंड किया फॉर अनदर 20 years। इसने बोला कि अगले 20 सालों तक, मतलब यानी कि 1793 में हम यहाँ खड़े हैं, तो अगले 20 सालों तक यानी कि 1813 तक हम क्या करने वाले हैं? हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है उसको एक्सटेंड करेंगे। तो ट्रेड मोनोपोली, मोनोपोली मतलब जहाँ पे सिर्फ सिंगल रूल है, सिंगल। जैसे सपोज करो आप एक मार्केट में हो जहाँ पे एनसीईआरटी की बुक्स जो है कोई और प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ एक ही बंदा जो एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड करता है, एक ही दुकानदार ऐसा जो एनसीईआरटी बुक्स प्रोवाइड करता है। तो वहां पे उसकी क्या मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब वो एक सिंगल बंदा है, मोनो मतलब सिंगल, सिंगल बंदा जो वो चीज प्रोवाइड करता है। और जहाँ पे अब जब सिंगल बंदा तो कंपटीशन नाम की चीज ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार जो भी करना होता, उस व्यापार की मोनोपोली किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, सिर्फ वही कर सकती है। तो इस चीज को एक्सटेंड किया गया फॉर अनदर 20 years। एंड वन मोर थिंग, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हो, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर था, किसका गवर्नर था? बंगाल का। उसकी डेजिग्नेशन को चेंज किया गया और उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जिसको असिस्ट करने के लिए मेरे पास कौन थे? जिसको असिस्ट करने के लिए मेरे पास कुछ मेंबर्स होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मेंबर्स होते थे जो कि असिस्ट करते थे किसको? गवर्नर जनरल को। अब बड़े सारे केसेस में इनकी जो गवर्नर जनरल की पावर्स थी इसको बढ़ा दिया गया, और बड़े सारे केसेस ऐसे होते थे जहां पे गवर्नर जनरल को ओवर राइडिंग पावर्स मिली। किसके ऊपर? ओवर द काउंसिल। उसके जो काउंसिल मेंबर्स होते थे उनके ऊपर उन्हें वीटो पावर्स मिल गई। तो अब मेरे पास उस टाइम 3 प्रेसिडेंसीज होती थी। कौन सी? जहां पे अलग अलग मेरे गवर्नर्स होते थे। मेरा दिस वन मद्रास एंड बॉम्बे एंड बंगाल। तो बंगाल वाले को मैंने चेंज करके बोल दिया गवर्नर जनरल। किसका? बंगाल का, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और मद्रास के और बॉम्बे के मेरे अपने गवर्नर होते थे। तो होता क्या था कि जब गवर्नर जनरल जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होगा, कहाँ पे? बॉम्बे में या मद्रास में। मतलब सपोज करो अब बॉम्बे में जो गवर्नर है बॉम्बे का, वो वर्क कर रहा है, वो फंक्शन कर रहा है वहां पे, उसकी कुछ पावरें हैं। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसका माइंड बना, वो कहता चलो भाई मैं जाऊंगा। मैं कहाँ जाऊंगा? मैं बॉम्बे जाऊंगा, देखा तो बॉम्बे में क्या चल रहा है। तो जब गवर्नर जनरल बंगाल से उठ के बॉम्बे में आ गया तो उस टाइम उसकी पावरें जो थी वो बढ़ गई। उसने डोमिनेट किया। ही विल सुपरसीड इन अथॉरिटी, सुपरसीड इन अथॉरिटी ओवर द गवर्नर्स ऑफ मद्रास और बॉम्बे। जहां पे वो गया वो क्या करेगा? उसकी पावरें जो थी एक तरह से वो जो गवर्नर्स होंगे मद्रास या बॉम्बे के, वो उसके अधीन हो जाएंगे। वो डोमिनेट करेगा, वो सुपरसीड करेगा अथॉरिटी में उन दोनों को। और जो सैलरीज थी
हाँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 हमें एक और चीज बताता है कि जो मेरी सैलरीज होंगी किसकी, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल अगर आपको याद होगा तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मैंने आपको बताया था कि 6 मेंबर्स होते थे। कहां पढ़ा था हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद कीजिएगा। यस एग्जैक्टली, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हमने बताया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होगा अब से एक ऐसी बॉडी होगी जो क्या करेगी, कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करेगी। कौन से अफेयर्स को, मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज करेगी, और मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेरी करेगी कॉमर्शियल अफेयर्स को मैनेज, सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, सी फॉर कॉमर्शियल। अब जो मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो कि इंग्लैंड में बैठे हुए थे, इन मेंबर्स की जो सैलरीज होंगी, इन मेंबर्स की जो सैलरी होंगी वो हम कहां से पे करेंगे, दे विल बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। इंडियन रेवेन्यूज से हम इनकी सैलरीज को पे करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की। और सारा खर्चा करने के बाद, सारी सैलरीज वगैरह जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे करने के बाद मेरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इसको, कंपनी को पे करना पड़ेगा कितना, 5 लाख रुपया फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यूज। इंडियन रेवेन्यूज में से 5 लाख रुपया जो मेरी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको हर साल पे करना पड़ेगा। क्यों, किसको, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। भाई याद है आपको 1.4 मिलियन पाउंड्स का कर्जा आया था और उसके बदले में रेगुलेटिंग एक्ट्स पास किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था, उन्होंने कहा कि बेटा आपने तो हमसे लिए थे 1.4 मिलियन पाउंड्स। कब लिए थे, 1773 में। अब उनको पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हर साल आपसे लेंगे कितना, 5 लाख रुपया पे करना ही करना है, तुम्हें फायदा हो या नुकसान हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मतलब है पैसे से, और हमें ये 5 लाख रुपया चाहिए। और साथ में साथ कंपनी ने क्या किया, इस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी को दी गई अथॉरिटी किसकी दी गई, लाइसेंस इशू करने की, किसको, इंडिविजुअल्स को, और जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे ताकि वो ट्रेड कर सके इंडिया में। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कंपनी ट्रेड कहते थे और इसी को हम प्रिविलेज कहते थे। और इसी की वजह से शिपमेंट शुरू हुई किसकी, ओपीएम की। ओपीएम आई थिंक यू ऑल नो, और जिसको ओपीएम नहीं पता होगा तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद वो जाएगा और जाके डिक्शनरी में सर्च करेगा कि होती क्या है ओपीएम। आई थिंक यू आर ऑल फेमिलियर विद दैट एंड दैट इज ऑल विद दिस लेक्चर। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियोस आए वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।